खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आखिरकार तुर्की इसराइल की शरपसंदी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। तुर्क सदर जनाब रजब तैयब उर्दगान साहब ने इंतहाई अहम ऐलान करते हुए इसराइल को बड़ी धमकी दे दी है। इस्लाम के इस अजीम मुजाहिद की धाड़ ने मगरबी ताकतों को हिलाकर रख दिया है। तुर्की आने वाले दिनों में इसराइल के साथ क्या करने जा रहा है और आलमी मीडिया समेत इसराइली मीडिया क्यों इसराइल को खबरदार कर रहा है कि तैयब उर्दगान इसराइल को तारीखी सबक सिखाने की तैयारियां कर रहे हैं। अंदर की कहानी क्या है और तुर्क हुकूमत ने कौन से अहम फैसले लिए जिस पर दुनिया की सियासत हिलकर रह गई है। आज हम आपको तुर्की और इसराइल के माबैन बढ़ती कशीदगी का हकीकी रुख दिखाने की कोशिश करेंगे और इस कशीदगी के खित्ते पर क्या असरात मुरत्तब होंगे, इस पर भी बातचीत की जाएगी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसराइल और तुर्की के माबैन बढ़ती कशीदगी ने संगीन रुख इख्तियार करना शुरू कर दिया है। दौरे हाजिर के अजीम इस्लामी मुजाहिद रजब तैयब उर्दगान और तुर्क हुकूमत ने इसराइल के खिलाफ सख्त इकदामात लेने का फैसला कर लिया है, जिसको देखते हुए इसराइली खुफिया एजेंसी मूसाद और अमरीकी इंटेलिजेंस CIA भी हैरान है। दरअसल तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने इसराइल को वार्निंग दी है कि हमारी तरफ देखने के बारे में सोचना भी मत। हम 24 घंटे में पूरे इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटा देने की ताकत रखते हैं। दूसरी जानिब तुर्क मीडिया ने भी यह कहना शुरू कर दिया है कि यरूशलेम और मस्जिद अक्सा तुर्की का है। बेहतर है कि इसराइल खुद ही इससे दस्तबरदार हो जाए, वरना इसराइल का नामो निशान नहीं रहेगा। ये सब तुर्क मीडिया ही नहीं बल्कि खुद इसराइली मीडिया भी कह रहा है। इसराइली अखबार दी यरूशलेम पोस्ट में लिखा गया कि इसराइल को ईरान या हिजबुल्लाह से नहीं बल्कि तुर्की से ज्यादा खतरा है, क्योंकि तुर्की मुकम्मल तौर पर इसराइली दारुल हुकूमत तिल अबीब में कदम जमा चुका है और वो वक्त दूर नहीं जब तुर्की तिल अबीब पर कब्जा कर लेगा। जबकि आलमी मीडिया इन खबरों पर कोई रिपोर्ट पेश नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें खुद इसराइल की हार वाज़े तौर पर छुपी हुई है। और अगर ऐसे में दुनिया इसराइल की बनावटी ताकत को जान गई तो इसराइल का डर दुनिया से जाता रहेगा। यहां सवाल यह है कि तुर्की अंदर ही अंदर कौन सा शातिर और खुफिया खेल खेलने जा रहा है जिसने मूसाद और इसराइली फौज को चौकन्ना कर दिया है। नाज़रीन मोहतरम, इसराइली मीडिया कई दिनों से यह कह रहा है कि तुर्की में अब यह बात जुबान ज़द आम है कि तुर्की मस्जिद अक्सा को इसराइल के चुंगल से छुड़ाएगा, जबकि इसराइली यहूदी तैयब उर्दगान की इस चाल से बहुत परेशान है। इसराइल में यह तशवीश घर कर चुकी है कि मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराने की बातें कहीं तैयब उर्दगान की कोई चाल तो नहीं, क्योंकि तुर्की सरकारी मीडिया इससे कबल कह चुका है कि सुन लो नेतन्याहू, हम अरबों की तरह नहीं हैं कि तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। हम 24 घंटे में पूरे इसराइल को नेस्तो नाबूद करके रख देंगे। और ये बात दुनिया जानती है कि तुर्क सरकारी मीडिया पर नशर होने वाली तमाम तर खबरें तैयब उर्दगान के कहने पर ही चलाई जाती हैं। यहाँ तुर्क मीडिया का इशारा अरब ममालिक की इसराइल के साथ होने वाली 1967 की जंग की तरफ था, जिसमें इसराइल ने अरब ममालिक को शिकस्त से दो चार किया। इस हवाले से इसराइली मीडिया दिन रात चीख रहा है कि तुर्की में यह बात आम हो चुकी है, जहां तुर्की का बच्चा बच्चा ये बात कहता नजर आता है और तुर्क लोगों के दिमागों में ये बात बिठा दी गई है कि एक दिन तुर्की ना सिर्फ मस्जिद अक्सा को अपना कर लेगा बल्कि इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया की जानिब से शाया होने वाली रिपोर्ट्स भी वाज़े करती हैं कि यहूद कौम तैयब उर्दगान की इसराइल मुखालिफ चालों से किस कदर खौफजदा है। यहाँ सबसे अहम खबर यह है कि तुर्की की जानिब से इसराइल के लिए सफीर की नामजदगी भी उर्दगान की एक बहुत बड़ी चाल है, जो CIA या मूसाद के कुन ज़ैन अफसरान की समझ से बालातर है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी इसराइली हुकूमत को खबरदार किया था कि तुर्क सदर के फैसलों को बारीक बीनी से परखा जाए। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक तुर्क सफीर की तैनाती दरअसल इसलिए की गई ताकि आने वाले दिनों में तुर्की इसराइल की नकलो हरकत और खारजा पॉलिसी को नोटिस करते हुए नई अमरीकी हुकूमत यानी जो बाइडन इंतजामिया से ताल्लुकात बेहतर बना सके। जबकि अंदर की एक खबर के मुताबिक तुर्क सफीर की इसराइल में तैनाती का दूसरा अहम मकसद ये है कि इसराइल को इसके अरब इत्तेहादियों यानी मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब से दूर किया जाए, ताकि इसराइल को मशरिक वस्ता में एक बार फिर से तनहा करके इस पर कारी ज़रब लगाते हुए फ़लस्तीन की आज़ादी और बैतुल मक़दस पर नाजायज़ कब्जे को छुड़वाया जा सके। मशरिक वस्ता के अमूर पर नज़र रखने वाले तज्ज़ियाकार भी इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि तुर्की ने यह फैसला नई अमरीकी इंतज़ामिया से मुज़ाकरात और बातचीत के लिए गुंजाइश पैदा करने और तुर्की पर चारों तरफ से बढ़ते हुए दबाव से निकलने के लिए किया है। खित्ते के मजमूई हालात के पेश नज़र
ترکی میں الگ تھلگ رہ جانے کا احساس شدت سے محسوس کیا جا رہا تھا۔ تاہم بحیرہ احمر میں تیل اور گیس کی تلاش کے معاملے پر قبرص اور یونان سے ترکی کے جھگڑے نے اس تاثر کو زائل کر دیا ہے، جبکہ ترکی، لیبیا اور شام کے معاملات نے بھی ترکی کو مزید طاقتور بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ مشرق وسطی کی سیاست پر نظر رکھنے والے سینئر تجزیہ نگاروں کے مطابق امریکہ میں جو بائیڈن کے اقتدار سنبھالنے کے بعد ترکی امریکہ سے اپنے تعلقات ٹھیک کرنا چاہتا ہے، اور اسی لیے اسرائیل سے سفارتی تعلقات بحال کر کے اس نے راہ ہموار کی ہے۔ معزز ناظرین گرامی، ترکی اور اسرائیل کے تعلقات کی ابتدا اسرائیل کے وجود میں آنے کے فوراً بعد ہی ہو گئی تھی، جب مسلمانوں کی اکثریت والے تمام ممالک میں ترکی نے 1949 میں سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ترکی نے اقوام متحدہ میں فلسطینی علاقوں کی تقسیم کی مخالفت کرنے کے باوجود اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کی، اور اس کی بڑی وجہ مورخین کی نظر میں ترکی کا سیکولر تشخص تھا۔ دونوں ملکوں کے تعلقات جغرافیائی قربت اور مشترکہ مفادات کے باعث معاشی، سیاسی، تجارتی اور دفاعی شعبوں تک پھیلتے گئے، لیکن اسرائیل کے وجود میں آنے سے قبل سلطنت عثمانیہ اور یہودیوں کے بامی روابط کی داستان بہت طویل ہے۔ مشہور برطانوی مورخ فلپ مانسل کی کتاب کانسٹینٹائن دی سٹی آف ورلڈ ڈیزائر کے حوالے دیتے ہوئے ماہرین کہتے ہیں کہ اس کتاب میں ایک بہت دلچسپ تاریخی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ فلپ نے تحریر کیا ہے کہ یہودیوں کی علیحدہ ریاست کا نظریہ دینے والے مفکر تھیوڈور ہرزل عثمانی خلیفہ عبد الحمید سے اس وقت ملے جب سلطنت عثمانیہ یورپی طاقتوں کے قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی اور ترکی کو یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا۔ تھیوڈور ہرزل نے 17 مئی 1901 کو عثمانی خلیفہ سلطان عبد الحمید کے دربار تک رسائی حاصل کی اور سلطنت عثمانیہ کے تمام قرضے ادا کرنے کی پیشکش کی، بشرطے کہ سلطنت عثمانیہ فلسطینی علاقوں میں یہودیوں کی آبادکاری کے بارے میں شاہی فرمان جاری کر دے۔ لیکن عثمانی خلیفہ نے یہ پیشکش رد کرتے ہوئے کہا کہ اگر انہوں نے یہ کر دیا تو فلسطینیوں کی نسلیں ترک قوم کو کبھی معاف نہیں کریں گی۔ اس کے علاوہ تاریخ اس بات کی بھی شاہد ہے کہ اندلس میں جب مسلمانوں کا اقتدار ختم ہوا اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں کا بھی قتل عام کیا جا رہا تھا، تو اس وقت عثمانی خلیفہ سلطان بایزید نے ترک بحریہ کے جہاز بھیج کر ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں کو نکالا تھا، جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کے تحت آنے والے یورپ اور شمالی افریقہ کے علاقوں میں نہ صرف آباد ہوئے بلکہ پھلے پھولے اور خلافت عثمانیہ کے اعلیٰ عہدوں تک پہنچنے میں بھی کامیاب ہوئے۔ تاہم موجودہ حالات ماضی سے یکسر مختلف ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اسرائیل اور ترکی کے تعلقات کون سا رخ اختیار کریں گے۔ جی تو معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ کی رائے اس بارے میں کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔